नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे वेयर आर एम इज टू मेक यू अ लर्नर। टॉप आप खुद कर जाओगे यार। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को सिंगल शॉट में कवर करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा दूंगा। आप लोगों ने अगर एक बार ये चैप्टर पढ़ भी रखा हो ना, तो भी आप एक बार गगन सर के साथ ये चैप्टर कवर करके देखना। वन शॉट को एंड तक देखना। तुम लोगों के कॉन्सेप्ट सुपर क्लीन हो जाएंगे। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ा सा, क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। सबसे पहले तो बेटा चैप्टर बहुत आसान सा है, तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इस चैप्टर में। चैप्टर काफी हाई वेटेज वाला भी है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, और क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव लगेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब तुम उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तुम बोलोगे सर सिर्फ कैलकुलेटिव ही है लेकिन आसान है। तो क्या क्या हमको टॉपिक्स कवर करने हैं? यूज ऑफ डेरिवेटिव्स टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ये जो आपको लास्ट के दो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना दोस्तों, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस यूजिंग डेरिवेटिव्स, ये आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो अगर टाइम मिलेगा तो इनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करूंगा, लेकिन हमारा मेजर फोकस स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स पे रहेगा जो हमारे सिलेबस में है, करिकुलम में है। तो सीखना चालू करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना, बहुत स्वाद आएगा, बहुत मजा आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोस्तों इस इंसान को ना देखने की आदत सी पड़ गई होगी अब तो आप लोगों को। बोलो हाँ या ना, बहुत फेमिलियर हो गए हो इससे। अगर मैं तुमको बोलूं एकदम देसी भाषा में, मेरे को बताओ कि डीवाई बाय डीएक्स होवे क्या है, क्या होवे है ये? तुमने अरविंद तो देखा होगा, अरविंद मेरा साथी, हैप्पी बर्थडे क्या हुए है, जन्मदिन मुबारक हो नहीं बोला जा रहा। तो डीवाई बाय डीएक्स को अगर मैं तुमको एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं बेटा, तो दिस इज नथिंग बट y किस हिसाब से चेंज हो रहा है अगर आप x को चेंज करते हो। इसी को अगर मैं अंग्रेजी में बोल दूं, और आई होप कि अरविंद सर मेरी वीडियो ना देख रहे हो, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स डेरिवेटिव्स के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसा दिख रहा है ना? यही तो बता रहा है ये। अब बेटा यहीं पे मैं dy बाय dx एट सम स्पेसिफिक पॉइंट बोल दूं अगर आप लोगों को, तो आप इसको कैसे समझोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x नॉट, सिंपली, है ना? ये सब चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो आपको ऐसा केस दिया हुआ है जहां पर यार x ना t के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को इन दोनों का देखना है कि ये एक दूसरे के हिसाब से किस तरीके से वैरी कर रहे हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आप लोगों को बताना है, और x इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, y भी इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है। मुद्दा क्या है बेटा? ये यहां से मेरे को क्या पता चलेगा कि x किस हिसाब से वैरी करेगा अगर मैं t को वैरी करूं, मतलब dx बाय dt मेरे को पता चल सकता है। और यहां से मेरे को क्या पता चलेगा कि y कैसे वैरी करेगा t के रिस्पेक्ट में, दैट मींस dy बाय dt मेरे को पता चलेगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं dy बाय dt को मल्टीप्लाई कर दूं इसके रेसिप्रोकल से, dt बाय dx से, तो क्या मेरे को dy बाय dx मिल जाएगा? मतलब y किस हिसाब से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो मिल जाएगा। तो आप लोग अब इसको सवालों में कैसे अप्लाई करते हो, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। 2-3 सवाल करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज दिस। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं सवालों में, लेकिन आराम से समझना, सब समझ आएगा। वॉल्यूम का वेरिएशन दे रखा है, वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लोगों को dv बाय dt दिया हुआ है, ठीक है। चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत आराम से समझना, बहुत पेशेंटली समझाऊंगा। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when length of the edge is 10 सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया की वेरिएशन बतानी है। इसको मैं ए की तरीके से ले लेता हूं, कैपिटल ए लिख देता हूं
तो आपको इन शॉर्ट ये बताना है, और आपको जो अब नोन चीजें पता है ना वो आप इसमें यूज करोगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है ना, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है पहले से ही। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है, अगर मेरी साइड लेंथ ए है तो दिस विल बी इक्वल टू ए क्यूब। अब एक बात बताओ, डीवी बाई डी टी मेरे को गिवन है, क्या मैं यहां पे दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इतना दिख रहा है ना भाई ऊपर? हाँ दिख रहा होगा। तो डीवी बाई डी टी बोले तो क्या आएगा? 3a² डी ए बाय डी टी। सिंपल चेन रूल लगाया बेटा और कुछ नहीं किया। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब डीवी बाय डी टी आप लोग को दिया हुआ है 9 के बराबर, और इंक्रीज कर रहा है तो +9 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा आपका, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो +9 इज इक्वल टू 3a² इंटू डी ए बाय डी टी। ठीक है, इससे इसको काट दो और यहां से आपको बेटा मिल रहा है 3 इज इक्वल टू a² डी ए बाई डी टी। यहां पर थम जाओ। अब आ जाओ कि निकालना क्या है। एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया क्या होता है बेटा किसी भी क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया 6a²। बोलो हाँ या ना। तो अब मैं यहां पर अगर दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को मिलेगा 6 इंटू 2 इंटू ए इंटू डी ए बाय डी टी। सही, अभी तक कहानी सबको समझ आ रही है? अब बेटा देखो, तुम लोगों को यहां पर इसको a इंटू डी ए बाय डी टी की तरह देखना है। a इंटू डी ए बाई डी टी यहां से किसके बराबर आएगा? बोलो, यहां पर 3 बचा था, इसको नीचे ले जाओगे तो ये 3a के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह 3/a को तुम लोग रिप्लेस कर दो। तुम लोग बोलोगे सर ये a तो रह गया, उसी के लिए तो ये दिया हुआ है कि किस इंस्टेंट पे तुमको निकालना है चेंज। ठीक है, तो तुम्हारा डी ए बाई डी टी एट एल इज इक्वल टू 10 विल बी इक्वल टू व्हाट? 6 इंटू 2 यानी कि 12 इंटू 3 36 ओवर 10 दैट इज 3.6 विल बी द आंसर। मतलब तुम्हारा जो एरिया है उसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर आ रहा है? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। यहां पर बेटा यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और सवाल करके देखें। आसान लग रहा है, मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। चलो, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, डिक्रीज मतलब माइनस साइन अपने दिमाग में डाल लेना। एंड द विथ y is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is 10 सेंटीमीटर and y is 6 सेंटीमीटर, find the rate of change of perimeter। अब बेटा पेरीमीटर किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल की बात करूं, अगर आपकी लेंथ x है, ठीक है, और विथ है y, तो आप लोग बोलोगे सर कैसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हो, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अब उसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, और आपको लेंथ किस हिसाब से चेंज हो रही है और विथ किस हिसाब से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। देखो मिनट है, पर मिनट है, तो आपको डीपी बाय डी निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? डीपी बाय डी निकालना है। तो डीपी बाय डी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ dx बाय डी प्लस dy बाय डी। dx बाय डी किसके बराबर है? जो ये है बेटा आपका x है, डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा बेटा, इसकी जगह रखोगे आप लोग -3, और जो आपका y है यानी कि विथ है वो इंक्रीज कर रहा है एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसकी जगह रखोगे आप +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2। माइनस का मतलब क्या है? आप लोग यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखोगे, एंड में जब स्टेटमेंट लिखोगे ना तो आप लोग लिखोगे दैट पेरीमीटर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद दिस रेट दैट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कैसे निकाला है। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई फॉर रेक्टेंगल? x इंटू वाई हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पे यूवी रूल लगा लो और दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, तो dA बाई डी टी विल बी इक्वल टू x dV बाई डी टी प्लस
y dx by dt। एप्रोप्रिएट साइंस के साथ बेटा वैल्यू पुट कर दो और देखो यहां पे तुमको बोला हुआ है, बताया हुआ है कि कौन से इंस्टेंट पे निकालना है। ये वाली चीज सेकेंड पार्ट के लिए यूज होगी। तुम्हारा जो dA by dt है दैट मींस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होगा, x की वैल्यू है 10 और dy by dt कितना है +2। ठीक है, फिर क्या है, y की वैल्यू है 6 और ये किसके बराबर है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 - 18 यानी कि +2। तो आपका जो एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिख रहा है कि आपका पॉजिटिव चेंज है। दैट मींस इंक्रीजिंग वाला आप वर्ड यूज करोगे और लिखोगे कैसे, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। या फिर इसको आप ऐसे लिखोगे कि एरिया जो इंक्रीज कर रहा है विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो एक और सवाल है आप लोगों के सामने। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स। तो बेटा एक फैक्ट्री में आप लोगों को ना कॉस्ट फंक्शन पता चल गया कि भाई इनका कॉस्ट कितना लगता है। अगर ये कोई से भी मतलब मान लो कि पेंसिल बनाती है वाली फैक्ट्री, तो मान लो उसने 1000 पेंसिल बनाई तो एक्स की जगह 1000 आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके हिसाब से ना खर्चे का फंक्शन उसने आपको दे दिया कि जैसे जैसे आप जितनी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करोगे वो आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स की जगह डालो तो आपको आपके टोटल खर्चे का पता चल जाएगा। फिर उसने बोला है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब बेटा ये एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। मार्जिनल कॉस्ट और कुछ नहीं होती बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द आइटम्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। दैट मीन्स जितने भी आप आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना भी आपका प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट किस तरीके से वैरी कर रही है, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो इन शॉर्ट सर यहां पर बस इसको डिफरेंशिएट करना है और x की जगह अपने को 3 पुट कर देना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 0.005। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं यार, छोड़ो इतना मेहनत क्यों करना। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -2 × 0.02x + 30। अब यहां पर आप लोगों को x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, 3 डालना है। वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल आ सकता है, आसान सा सवाल है। और जो मैंने इससे पहले वाले 2 सवाल कराए बेटा वो 2 मार्कर 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, वैसे टाइप के सवाल आते हैं। एक वैसा सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे बेस्ड। समझ आ गया सवाल? चल अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं बेटा हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को बहुत अच्छे समझते हैं। अभी जो मैंने आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, इस पे मैं आपको बहुत क्वेश्चंस कराने वाला हूं आगे। ठीक है, एंड में मैंने क्वेश्चंस का एकदम ऐसा ब्रह्मांड कलेक्ट करके लाया हूं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। पहले कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से बिल्ड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन एप्लीकेशन को अच्छे से कवर करेंगे लास्ट के 1-1.25 घंटे में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नाम ही आप लोगों को बता रहा है। इंक्रीजिंग मतलब सर शायद वैल्यू ऑफ द फंक्शन ना इंक्रीज करेगी, और डिक्रीजिंग फंक्शन की सर शायद वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिक्रीज करेगी। जैसे पिछले चैप्टर में भी मैंने जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लोगारिथमिक फंक्शंस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि यार देखो e⁻x का ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है। तो आपने बोला हाँ सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ रहे हो वैल्यू ऊपर चढ़ती चली जा रही है फंक्शन की, है ना। फिर मैंने आपको e⁻−x का भी ग्राफ दिखाया था जो कि ऐसा होता है। तो यहां पर आपको दिखा था कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती चली जा रही है। ये सब चीजें देखी थी ना। अब यहां पर आप लोगों के सामने बेटा 6 ना ग्राफ्स है। इन 6 ग्राफ्स को अच्छे से समझने की मेरे साथ कोशिश करना, ठीक है। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से समझेंगे। चल पहले वाले ग्राफ को देखो। ए से बी इंटरवल के अंदर, दोबारा बोल रहा हूं, ए से बी इंटरवल के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरऑल वैल्यू बड़ी है या फिर नहीं बड़ी है फंक्शन की, आप लोग बोलोगे बड़ी है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर यहां से लेके यहां तक तो बढ़िया तरीके से इसने इंक्रीज किया है, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, रेस्ट ले रहा था शायद, और फिर दोबारा से इसने इंक्रीजिंग बिहेवियर पकड़ लिया।
तो हम ऐसे टाइप के ग्राफ्स को देख के बोलते हैं कि भाई इसने अपनी वैल्यूज को इंक्रीज किया है। ओवरऑल इंटरवल ए से बी में इसने अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया है, हेंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर इसका एक दूसरा नाम है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि ए से बी में एक बारी भी डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, एक बारी भी डिक्रीज नहीं हुआ। कांस्टेंट होने को डिक्रीज होना नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। और किसी किसी बुक में तो इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा ही नहीं होता, सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा होता है, क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है, ठीक है, कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग स्ट्रिक्टली किसी किसी बुक में, हम बता देता हूं आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हो, उसका मतलब सेम ही है, क्योंकि उस बुक में इंक्रीजिंग फंक्शन को एज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, एज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, आप जौन से भी रेफरेंस बुक को पढ़ रहे हो प्लीज देख लेना वहां पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा। तो इस टाइप के ग्राफ को इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, कि एक बारी भी डिक्रीज नहीं करा। फिर आते हैं इस ऐसे ग्राफ पे कि ए से बी इंटरवल में भाई इसने तो सांस ही नहीं ली है, बस ये इंक्रीज ही करता चला जा रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला गया है। और किसी किसी किताब में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन सेम ही बात है, ठीक है, क्योंकि उन बुक्स में इंक्रीजिंग फंक्शन को एज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा गया है। दोबारा से बोल रहा हूं आप लोगों को। फिर जो ये थर्ड ग्राफ है, आप लोगों को दिख रहा है कि सर ए से बी इंटरवल में इसने, अगर मैं ओवरऑल तरीके से बात करूं तो डिक्रीज किया है अपनी वैल्यू को, बीच में भले ही एक कांस्टेंट फेज आया, फिर ये दोबारा से डिक्रीज करने लगा, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहला सकता है, या फिर एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ए से बी इंटरवल में इसने कहीं पर भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज नहीं होने दिया, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, कुछ भी लिखा हो सकता है बुक्स में, ध्यान रखना। फिर आता है बेटा चौथा ग्राफ, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी इंटरवल में भाई ये ड्रॉप ही होता गया है, इसकी वैल्यू ड्रॉप ही होती गई है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर किसी किसी बुक में सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोला गया है, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ ग्राफ पे। फिफ्थ ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि सर ये तो अपनी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रख रहा है, मतलब ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, हेंस नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब देखो एक बारी छठा ग्राफ, अगर मैं ओवरऑल ए से बी इंटरवल की बात करूं, देखो बात करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है, उससे ना कॉन्सेप्ट्स एकदम बदल जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ए से बी इंटरवल में इस ग्राफ के ऊपर कमेंट करो कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अपने ओवरऑल इंटरवल में इसका बिहेवियर एक जैसा नहीं है, कभी ये कुछ तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी ये कुछ तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की कैटेगरी में डाला जाएगा अगर मैं ए से बी में देखूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए से सी में देखूं, ए से सी इंटरवल में देखूं, मतलब इस इंटरवल में देखूं, तो तुम लोग बोलोगे सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। फिर मैं बोलूं बेटा तुमको कि मेरे को यहां से लेके यहां तक बताओ, डी से बी इंटरवल में बताओ, तो तुम लोग बोलोगे सर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बेटा इट डिपेंड्स कि तुम ग्राफ को कैसे काट रहे हो, कैसे काट पीट रहे हो, कौन से इंटरवल की बात हो रही है। तो ऐसे सवाल आप लोगों को करने भी होंगे जहां पे फंक्शन दे दिया जाएगा, दो पार्ट्स बना के बोला जाएगा कि बताओ कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। मतलब अगर आप उसको अपने ओवरऑल इंटरवल में देखोगे तो वो कहीं पे इंक्रीजिंग कहीं पे डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा होगा, और आपको वही रिकॉग्नाइज करना होगा। वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, तरीका क्या है, उस पर हम लोग आने वाले हैं। उससे पहले एक टर्म है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोला गया है, रेफरेंस बुक्स में भी इसके बारे में बहुत कम बोला गया है, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस। तो देखो मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगले 2 मिनट में प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ छोड़ दो और मेरी बात को ध्यान से समझना। मोनोटोन, मोनोटोन का मतलब है कि एक ही टोन रहेगा ओवरऑल इंटरवल में। एक ही टोन का मतलब है, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं,
मैं अब पहले सेकंड से मान लो कि मैंने 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया तो 3 घंटे तक मैं चीखता नहीं रह सकता, मेरा गला बच जाएगा। मेरे को अपनी आवाज को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब डिफरेंट टोन में मेरे को इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर मैं चीखता ही चला जाऊं तो वो सिंगल टोन, मोनोटोन हो जाएगी। तो मोनोटोन का मतलब होता है कि आइदर इंक्रीज ही करता रहे या फिर डिक्रीज ही करता रहे अपने पूरे के पूरे इंटरवल में। जैसे देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, इसने अपने इंटरवल में इंक्रीज किया है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका बिहेवियर भी इंक्रीजिंग है, इसका बिहेवियर भी इंक्रीजिंग है, और एक ही टाइप का बिहेवियर है अपने पूरे इंटरवल में, इसलिए मोनोटोन वर्ड लग गया आगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा? ये एक मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं इस ग्राफ को देख के बोलूं ए से बी इंटरवल में ये मोनोटोनस नहीं है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टोन दिखा रहा है, तो आप इसको मोनोटोनिक वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप इसके इंटरवल को ऐसे बोल दो, ए से सी इंटरवल के अंदर देखना है, बाकी की सारी बात भूल जाओ, तो आप बोलोगे ए से सी के अंदर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? चलो कुछ सवाल बनाए, उससे पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो, सवाल बनाओगे सीधा। f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल i, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, इट इंप्लाइज दैट फंक्शन की वैल्यू एट x2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये इक्वल टू वाला साइन हट जाता है। इसको तुम यहां से देख सकते हो बहुत प्यार से कि ये था इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें इंक्रीज भी कर रहा था और कांस्टेंट भी रह सकता था। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना रूल है कि ये डिक्रीज नहीं करेगा कभी भी, इसलिए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इसका एक दूसरा नाम है। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा, जब आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट देखो x2 ग्रेटर देन x1, और इन दोनों पे अगर फंक्शन की वैल्यू को इमेजिन करोगे तो फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पे या तो ऐसे दिखेगी या तो इक्वल टू का साइन दिखेगा, अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वाला नहीं आएगा फेस, मतलब इक्वल टू वाला फेस नहीं आएगा। फंक्शन की वैल्यू किसी भी दो x पॉइंट्स के लिए, किसी भी दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए सेम नहीं होगी, इसलिए ये इक्वल टू वाला साइन हट जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले केस में। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर, मतलब वो नॉन इंक्रीजिंग है, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं कर सकता। तो अगर मैं आगे वाली वैल्यू पे जा रहा हूं, किसी भी x की आगे वाली वैल्यू पे जा रहा हूं, मेरे को फंक्शन गिरते हुए भी दिखाई दे सकता है या फिर कांस्टेंट भी दे सकता है। तो देखो, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इट इंप्लाइज दैट इस वाले पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इट इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1। ठीक है, f is strictly decreasing on I if x2 is greater than x1, it implies that f of x1 is greater than f of x2। तो इक्वल टू वाला साइन हट जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले फेज। ठीक है, अब तुमको बताते हैं कि भाई सवालों के पीछे क्या लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, उससे पहले एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट सीखा ना, इसी को ही यूज करके सिंपल सा सवाल करते हैं। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कोई भी पॉइंट x2 इमेजिन करो जो कि x1 से बड़ा है। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर ले लो x2 जो कि x1 से बड़ा, तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि थ्राइस ऑफ x2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ x1? है ना, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर से मैं इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता है। उसके बाद अगर मैं दोनों साइड पे +17 ऐड कर दूं तो भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? तो आपने देखा, अगर ये था तो ये आ गया। यही चीज आपको यहां पे दूसरे पॉइंट में दिख रही है। हेंस यू कैन से दैट दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलो
अब बेटा आते हैं, आपको एक टेस्ट सिखाते हैं। ये टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यार कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। बहुत ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोला जाता है फॉर चेकिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b and differentiable on the open interval a to b, then f is strictly increasing in closed interval a to b if f dash x is greater than 0, strictly increasing for each x belongs to this interval. F will be strictly decreasing if f dash x is less than 0 and f will be a constant function if f dash x will be equal to 0. अब देखो इसके पीछे का ना लॉजिक समझने की कोशिश करना दोस्त, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करना। आपको पता है कि जो डेरिवेटिव है वो और कुछ नहीं है बेटा, y2 माइनस y1। सिंपल भाषा में सिखाता हूं एकदम, ठीक है। x2 माइनस x1। आप मान के चलो कि जो ये x2 है वो ग्रेटर देन x1 है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अगर y2 ग्रेटर देन y1 होगा तो ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, है ना। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि x2 मेरा ग्रेटर देन x1 है और मेरे को ये पता चल जाए कि y2 ग्रेटर देन y1 है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव की तरह दिखेगा। मतलब आपका डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये किसके केस में है बेटा, ये क्या दिखा रहा है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस दिखा रहा है। आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर y1 ग्रेटर देन y2 हो जाए तो ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हो जाएगा इस पर। बोलो हाँ या ना। तो वही पॉइंट आपको सेकंड वाली चीज में दिखा रहा है। आप लोग बोलोगे सर इक्वल टू वाला, व्हाट इफ y2 इज इक्वल टू y1, तो यहां पर ये स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग इन दिस इफ f dash x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f is decreasing in this if f dash x is less than equal to 0। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब तुम लोग रेडी हो कुछ सवाल बनाने के लिए। मिलके प्यारे प्यारे से 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद एकदम लाइन लगा देंगे सवालों की, ठीक है। सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, देखो क्यूबिक फंक्शन है, x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मतलब कि भाई अपने पूरे इंटरवल पे, जो भी हमको इंटरवल दिया हुआ है उस पे ये एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, मोनोटोनिकली बिहेव कर रहा है। तो ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके लिए आपको पता है कि भाई अब ना हमको f डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव की मदद लेनी पड़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही चैप्टर का नाम है। तो f डैश एक्स निकालेंगे अगर प्यार से, ठीक है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। अब इसके ऊपर ही इंक्वायरी करनी है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इसको हमको इन शॉर्ट ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, तभी होगा। यही चीज सीखी है हम लोगों ने। तो अब इसको ग्रेटर देन 0 प्रूफ करने पे अपनी पूरी की पूरी एनर्जी डाल दो। तो तुमको सबसे पहले तो यहां पे दिख रहा होगा कि सर एक काम करते हैं, इस 3 को ना बाहर निकालते हैं। मैंने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। 3 को बाहर निकालते हैं सर, x को ना x स्क्वायर के आगे ना 1 ही अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ कर दो। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये x स्क्वायर माइनस 2x को अगर 1 मिल जाता ना तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। बेटा ये चीज तुमने क्लास 10वीं में कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सीखी होगी। तुम लोग जब क्लास 10वीं में थे ना तो ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो गया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं 10वीं में, मैंने उस टाइम पे तुमको बोला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर तुम्हारा आगे हर जगह यूज होगा। 11th में भी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वेश्चन करे होंगे, अब देखो 12वीं में भी तुमको आता हुआ दिख रहा है। तो सीबीएसई बेटा कौन सा क्या मतलब कौन से नशे करके सिलेबस डिलीट कर रही है आई डोंट नो, बट सारे के सारे बेसिक्स तुमको समझ आ रहा होगा कि गगन सर ने जो भी तुमको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाए हैं 9th में 10th में वो सारे के सारे यूजफुल थे और अब तुम क्वेश्चंस बना पा रहे हो, क्वेश्चंस के बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है। तो सर ने क्या बोला कि अंदर अगर यार एक 1 होता ना तो मजा आ जाता। तो ठीक है भाई 1 डाल दिया, 1 इसी से निकाल दो ना, 4/3 1 से तो बड़ा ही होता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं,
अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3। अब बेटा ये एक स्क्वायर टर्म है और 3 इसके आगे लगा हुआ है, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी? बोलो हाँ या ना। जो इक्वल टू 0 वाला पॉइंट भी होगा x इज इक्वल टू 1, जब आप इस कंप्लीट को देखोगे, इस कंप्लीट f डैश x को देखोगे, उसमें फिर 1/3 जुड़ जाएगा, तो ये चीज कंप्लीट ओवरऑल हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो आपने प्रूफ कर दिया है कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, हेंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। परफेक्ट। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय, देखो मैंने जो तुमको बोला था, बहुत अच्छे सवाल हैं ये, ठीक है। ऐसे में अच्छे सवाल भी आ सकते हैं, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि आपको फंक्शन दे देगा कुछ ऐसा sin x प्लस cos x, और बोलेगा कि भाई बताओ ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। आपको इंटरवल बनाने पड़ेंगे, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मार्क्स मिलेंगे बेटा, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कुछ भी देखने से पहले मेरे को बेटा डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। डेरिवेटिव अपन ने निकाल लिया 12x², ठीक है, और फिर ये हो जाएगा बेटा अपने पास अगेन 12x, और ये हो जाएगा -72। आपको पता है हर जगह से 12 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6। अब इसके ऊपर बेटा बातचीत करनी है अपने को, ये जो ब्रैकेट में चीज दिख रही है ना, इसके ऊपर ही बातचीत करनी है। इसको ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के हिसाब से सोचना है, और फिर कैटेगराइज करना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो चलो यार मिडल स्प्लिट कर लो, क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो अगर मैं यहाँ पे 12 को बाहर रखूं और यहाँ पे बेटा हम लोग पेयरिंग कर दे, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x प्लस 3 और फिर x माइनस 2, ठीक है। तो आप लोगों को अब देखो यहां से सवाल को आगे कैसे बढ़ाना होता है। आपने एक वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा जब आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, अगर वो मेथड नहीं भी आता फिर भी आप लोगों को समझना है, आपको देखना है कि ये जो है ना f डैश x कहां पर 0 हो रहा होगा। तो आप एक बात बताओ कि x इज इक्वल टू -3 डालोगे तो भी 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो भी 0 होगा। जो ये वाले 0 वाले पॉइंट्स है ना, जहां पर f डैश x आपका 0 हो रहा होगा, इसको आप ऐसे एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लोगे। तरीका समझ लो बहुत आसान से। तो आपने -3 और फिर 2 लिख दिया, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 2 से ऊपर कोई से भी बड़ी वैल्यू यहां पे डाल के देखो और बताओ कि इसका जो साइन होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 से कोई से भी बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 12 तो है ही पॉजिटिव, तो सर यहां पे f डैश x पॉजिटिव रहेगा। एट नॉट x इज इक्वल टू 2, 2 से ऊपर की वैल्यूज के लिए, है ना, 2 इंक्लूडेड नहीं है। -3 से 2 के अंदर अभी मत सोचो, -3 से पहली वाली वैल्यूज के लिए सोचो, जैसे -5 डाल के देख लो, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। तो आपको यहां पर भी आपका f डैश x पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब -3 से 2 के बीच में ना कोई सी भी वैल्यू इमेजिन करके देखो, जैसे आप लोग मान लो 1 डाल रहे हो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ही आप यहां पर 0 डाल के देख सकते हो, आपको जो f डैश x है वो नेगेटिव मिलेगा। तो आप लोगों ने वेवी कर्व मेथड में यही पढ़ा था कि राइट हैंड साइड से चेक कर लो, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे साइन चलता है। और ये साइन ऐसे कब चलता है, जब आपका ऑर्डर है जो फैक्टर्स का वो ऑड है, ठीक है। आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को साइन चेक कर लेना है। कोई सी भी वैल्यूज डाल लो इस इंटरवल में, उस पे साइन चेक कर लो, वही पूरे इंटरवल में साइन होगा आपका। तो अब अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं, तो ये फंक्शन कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, -∞ से -3 के अंदर। 3 इंक्लूड नहीं करना, -3 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है। यूनियन 2 to infinity, अगेन 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां हो जाएगा बेटा, -3 से 2 के अंदर।
और दोनों पॉइंट्स मेरे एक्सक्लूडेड रहेंगे यहाँ पे इस इंटरवल के बीच में। तो ऐसे बनाते हैं ये वाले सवाल। ठीक है, एक और सवाल बनाए इसके ऊपर। आई थिंक एक और सवाल होगा, नहीं एक और सवाल नहीं है, बाद में रखा हुआ है। अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत स्वाद कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, पूरा का पूरा विजुअलाइज करना है, फील लेनी है अपने को। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो देखो यार, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि इस तरीके से चीजों को देखो कि एक होता है लोकल गुंडा, ठीक है, और एक होता है बेटा कि जो पूरे के पूरे मार्केट में जिसका राज। तो आप लोग जो लोकल गुंडा है उसको बोलोगे कि यार तू ना अपने आसपास वालों को ही डरा के रह सकता है, लेकिन जो पूरे के पूरे बेटा अच्छे खासे एरिया का गुंडा है, मतलब उससे बाकी सारे गुंडे भी डरते हैं आसपास वाले। ऐसे ही जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बेटा हम लोगों को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, जो वो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, लोकल गुंडे। और ये क्या है, सभी इन लोकल गुंडों में जो सबसे बड़ा गुंडा होगा, या फिर सबसे मिनिमम को क्या बोलेंगे, मिनिमम को बोल लो जो सबसे ज्यादा घर में छुपा हुआ रहता होगा, ऐसा मान लो। तो ये लोकल का मतलब बेटा जो अपने आसपास में शेर हो, और एब्सोल्यूट मतलब जो हर जगह पूरे जंगल का शेर हो। ठीक है, अब आपको यहां पर एक प्यारा सा ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि टर्निंग पॉइंट्स हैं इस ग्राफ में। ठीक है, ये रहा मेरा एक टर्निंग पॉइंट, ये रहा मेरा एक ग्राफ का टर्निंग पॉइंट, ये रहा 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 ग्राफ का टर्निंग पॉइंट, है ना। ये सारे टर्निंग पॉइंट्स का एक बार इमेजिन करो और मुझे बताओ कि यहां पर जो डेरिवेटिव है क्या जीरो है। मतलब सर जो भी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी ऐसे पॉइंट्स पे अकर करेंगी जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो। लेकिन अगर मैं इसके उल्टा बोलूं, जहां पर भी डेरिवेटिव जीरो हो, क्या वहां पर हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होगी? ये चीज गलत हो जाती है। इसके पीछे की मैं आपको रीजनिंग भी दूंगा। तो दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोगों को यहां से ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं, जहां पर भी आपके टर्निंग पॉइंट दिख रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं वो ऐसे ही पॉइंट्स पे आएंगी जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाए। ठीक है, इसको अभी हम लोग एग्जांपल से और समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहां से विजुअलाइज कराता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं बोलूं यहां पर एक गुंडा रहता है सोनू नाम का, ठीक है, एक गुंडा रहता है सोनू नाम का, या गुंडा मत बोलो यार, फिर इसको लोअर, और आप देख पा रहे हो कि मान लो ये एक पॉइंट है x1, x1 अपने थोड़ा सा लेफ्ट में जाए या फिर थोड़ा सा राइट में जाए, इसको क्या फील होगा कि यार मैं एक लोवेस्ट पॉइंट पे हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस x1 की दुनिया ना सिर्फ यहां तक सीमित है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, इस दुनिया के अंदर इसको दिख रहा होगा कि मैं ही सबसे ज्यादा गरीब हूं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके आसपास के इंटरवल में, इसके आसपास की जगह में यही लोवेस्ट पॉइंट है, तो ये एक लोकल मिनिमा का पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैं x2 को बोलूं कि यार तू अपने आसपास जाके देख, तो इसको दिखेगा कि भाई मैं तो ऊंचाई पर हूं। ये बाकी से कंपेयर नहीं कर रहा, इसने इसको इससे कंपेयर नहीं करा, इसने अपने आप को आसपास के लोगों से कंपेयर किया। सिर्फ आसपास का कंपैरिजन हो रहा है, छोटे सा आसपास का इंटरवल काट लिया और उसमें ही देख रहा है कि हाँ भाई मैं तो एकदम पीक पे बैठा हूं। तो ये बोलेगा कि सर मैं तो लोकल मैक्सिमा वाली कैटेगरी में चला गया। सिमिलरली बेटा ये एक लोकल मिनिमा है, ये एक लोकल मैक्सिमा है, ये एक लोकल मिनिमा है, ये एक लोकल मैक्सिमा है। अगर मैं तुमको बोल दूं कि ग्राफ को ना तोड़ दो, एक काम करो, यहां से लेके सिर्फ और सिर्फ यहां तक इमेजिन करो ग्राफ को, और अब इन सारे के सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमास का कंपटीशन कराओ, और सबसे अमीर आदमी कौन है और सबसे गरीब आदमी, मतलब सबसे ऊंचाई पे कौन बैठा है और सबसे नीचे कौन बैठा है, वो फिगर आउट करो। तो आप लोग बोलोगे सर आपने ये रेंज डिसाइड करी है, तो इसमें सबसे ऊपर ये बैठा है, मतलब ये एब्सोल्यूट हो जाएगा।
और सबसे नीचे कौन बैठा है बेटा, सबसे नीचे ये बैठा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा। बोलो बात समझ आई कि लोकल और एब्सोल्यूट में क्या फर्क होता है। अब बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग ये पता कैसे लगाते हैं कि सर इस पॉइंट पे मैक्सिमा लाई करेगा या फिर मिनिमा लाई करेगा। ठीक है, हम लोगों को डिफरेंट टेस्ट पढ़ने हैं, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ना है। तो आप लोगों को देखो विजुअलाइज कैसे करना है चीजों को। अगर कोई सा भी मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के लेफ्ट में जाके अगर मैं स्लोप देखूंगा टैंजेंट की तो मेरे को पॉजिटिव मिलेगी, और राइट में जाके देखूंगा तो नेगेटिव मिलेगी। तो मतलब मान लो कि कोई सी पॉइंट पे आपको इंक्वायरी करनी है, ठीक है, कोई सा भी सी पॉइंट है जहां पर आपको इंक्वायरी करनी है कि भाई यहां पर मैक्सिमा लाई करता होगा या फिर मिनिमा लाई करता होगा, तो आप क्या करोगे, सी से पहले जाओगे, सी के बाद जाओगे, यानी कि सी माइनस एच पे जाओ और सी प्लस एच पे जाओ, वेयर एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और फिर आप लोग क्या चेक करोगे बेटा कि यहां पर आप लोग डेरिवेटिव चेक करोगे और देखोगे कि अगर यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव दिख रहा हो, यहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव दिख रहा हो, तो खुद सोचो ना यार, पॉजिटिव स्लोप ये, नेगेटिव स्लोप ये, तो ये कैसा पॉइंट दिख रहा है, ऊंचाई पे नहीं है क्या। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, उस पॉइंट से लेफ्ट में जाऊंगा तो स्लोप नेगेटिव, राइट में जाऊंगा तो स्लोप पॉजिटिव दिखनी चाहिए, तभी मिनिमा बनेगा वहां पर। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है चीजें। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब आपको बताते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कहानी, कि आपको सवाल दे दिया जाए कि भाई एक ये फंक्शन है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स बताओ। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। ठीक है, एफ डैश एक्स जहां पर भी जीरो हो या फिर फंक्शन जहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये वाली चीज मिसिंग है, वेयर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप लिस्ट कर लोगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग बोलोगे सर ये नॉन डिफरेंशिएबल वाली चीज कहां से आ गई। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप लोगों का मैक्सिमा और मिनिमा जहां पर भी लाई कर रहा है वहां पे आपका एफ डैश एक्स जीरो आपको दिख रहा था, लेकिन मैंने बोला कि इसका वाई से वर्षा उल्टा नहीं होगा। जरूरी नहीं है जहां पर भी आपका एफ डैश एक्स वैनिश हो जाए, मतलब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव आपका वैनिश हो जाए, वहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट मिले, ये जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना कैसे। अगर मैं आपको एक फंक्शन के बारे में सोचने को बोलूं जो कि ऐसा दिख रहा है, ठीक है, आप लोग एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स जीरो कहां पर होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक्स क्यूब का ग्राफ आप लोगों को आई होप पता होगा। ठीक है, 12th क्लास में होगा, 10th में ही आपको सर ने एक्स क्यूब का ग्राफ बता दिया था। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आप मुझे बताओ, आपको मैक्सिमा दिख रहा है, मिनिमा दिख रहा है, आप लोग बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा। मतलब जहां पे आपका डेरिवेटिव वैनिश हो रहा था वहां पर हो सकता है आपको ना तो मैक्सिमा मिले ना तो मिनिमा मिले, हेंस जो वाइसे वर्सा वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आपका जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, इस चीज की श्योरिटी है कि वो वहीं आएगा जहां पे आपका डेरिवेटिव वैनिश हो जाए या तो आपका फंक्शन ही नॉन डिफरेंशिएबल हो। इसका भी एग्जांपल दूंगा अभी। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है जहां पर भी डेरिवेटिव वैनिश हो जाए वहां पर आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा। उसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका। ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मैं बेटा मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप बोलवाना चाहो ना मैं बोल सकता हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बुक्स में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ। तो अगर आप भी अच्छे से समझना चाहते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, आपकी एनसीईआरटी में भी ज्यादा नहीं है, आप लोग गूगल करो या फिर मुझे बताना, मैं एक स्पेशल लेक्चर सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डालूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब देखो ये वाली चीज कहां से आ गई कि सर चलो ठीक है, आपने बोला कि यार एफ डैश एक्स जहां पे जीरो है वो सारे के सारे पॉइंट्स देख लो, और ये एक्स्ट्रा चीज कहां से आ गई। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके बारे में सोचो तो आप लोग बोलोगे सर इसका ग्राफ तो सिंपली ऐसा दिखता है, हमको याद है, बचपन से याद है सर।
तो x इज इक्वल टू 0 पे आपको पता है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं मिनिमा की, वो x इज इक्वल टू 0 पे ही आ रहा है। तो हम लोग जब पॉइंट्स की कलेक्शन लेते हैं ना, जहां पर हमको चेक करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो हम लोग वो सारे पॉइंट्स लेते हैं, एक तो वो जहां पे डेरिवेटिव वैनिश हो जाए, और ऐसे भी सारे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ऐसे सारे पॉइंट्स की कलेक्शन लेनी है, और इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स। अब इन्हीं पे ही जांच पड़ताल करी जाएगी, क्योंकि सर ने बोला है जहां पे डेरिवेटिव वैनिश हो या फिर डिफरेंशिएबल ना हो फंक्शन, वहीं पर ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब इन्हीं पॉइंट्स पे जांच पड़ताल करी जाएगी। कैसे करी जाएगी? मान लो आपकी कलेक्शन आ गई ये, और मेरे को ए पॉइंट पे जांच पड़ताल करनी है कि मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, x इज इक्वल टू ए फॉर x लेस देन ए, मतलब a से छोटी वैल्यू के लिए मैं f डैश x को चेक करूंगा, और x से x ग्रेटर देन a, मतलब a से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए मैं f डैश x को चेक करूंगा। अगर मेरा इससे छोटी वैल्यू के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है, बड़ी वैल्यू के लिए f डैश x लेस देन 0 है, तो दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली मिनिमा कैसे चेक करोगे? लेफ्ट में जाके, मतलब x लेस देन a के लिए f डैश x अगर लेस देन 0 दिखे, ग्रेटर देन a के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखे, तो मिनिमा का पॉइंट आएगा। तो जो आपको यहां पे सिखाया था वही सिर्फ यहां पे वर्ड्स में पुट कर दिया है दोस्तों, नथिंग एल्स। बोलो, बात क्लियर है? इतने अच्छे से आपको अगर ये कॉन्सेप्ट किसी भी वीडियो में, किसी भी बुक में मिल जाए ना बेटा, हर कोई बस फटाफट इसको करा देता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को ना दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना पड़ेगा। देखो, अब आपके दिमाग में एक डाउट पक्का आया होगा, जब मैं यहां पर भी चीजें सिखा रहा था तो आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सर व्हाट इफ कि कोई पॉइंट सी है और उसके अबाउट ना डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। मतलब मान लो तुम जब इसके पहले वाली वैल्यूज पे एफ डैश निकाल रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव है, या फिर पहले भी नेगेटिव है, बाद में भी नेगेटिव है। देखो, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो क्या जरूरी था कि उस पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। व्हाट इफ द साइन डजंट चेंज? ऐसे पॉइंट्स पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे पॉइंट्स आपको कब दिखेंगे, ऐसे पॉइंट्स आपको कब बोलने हैं? जब आपका उस स्पेसिफिक क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो रहा हो, चाहे पॉजिटिव का पॉजिटिव रहे, चाहे नेगेटिव का नेगेटिव रहे। कहानी क्लियर? अगेन इसके ऊपर ज्यादा बात करने का मेरा मन है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं, ठीक है, टाइम की पाबंदी है, और आपके एनसीईआरटी में इसमें ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। आपके बोर्ड के जो सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा नहीं छेड़ाछाड़ी करी जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को डेप्थ में पढ़ना होता है, आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं एक स्पेशल लेक्चर डाल दूंगा इसके लिए। ठीक है बेटा, तो अब ना मैक्सिमा मिनिमा का आपको मैंने बताया कि दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, अब एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, तो बच्चे ज्यादा ये यूज करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? अगेन अगर आपको एफ एक्स गिवन है तो आप एफ डैश एक्स जहां पर भी 0 हो रहा है, या फिर अगेन जहां पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स निकाल लो। फिर आप लोग डबल डेरिवेटिव करो, ठीक है। फिर आप लोग डबल डेरिवेटिव करो, जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं वो पॉइंट्स आप लोग डाल के देखो अपने डबल डेरिवेटिव में। अगर आपको वैल्यू क्वांटिटी की लेस देन 0 मिलती है तो मैक्सिमा आकर करेगा, ग्रेटर देन 0 मिलती है तो मिनिमा आकर करेगा। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, मान लो यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइप का कुछ फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2x प्लस 1। इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई -1/2।
ठीक है, x की वैल्यू आ गई -1/2। अब यहां पर कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है। ये जानने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि डबल डेरिवेटिव करो। तो f डबल डैश x करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 2x + 1 का डेरिवेटिव 2। अब ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है, आपको ये वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब जो ये x = -1/2 वाला जो पॉइंट है, ये आपको क्या देगा, मिनिमा देगा, लोकल मिनिमा देगा। तो जब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। और यहां पर बेटा एक और चीज लिख लो, अगर आप लोगों का f"C 0 मिल जाए तो यहां पर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। यहां पर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव्स के पास भी जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से वो आपको नहीं सीखना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। तो यहां पर जब अगर ऐसा केस दिख जाए देन वी गो बैक टू व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और हम लोग चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे हमको मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, चलो कहानी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आई थिंक अब तो सवाल ही सवाल है बस। आप लोगों के सामने एक सवाल है, डिटरमाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस। थोड़ा सा पानी पी लूं यार, थोड़ा सा पानी पी लूं, आप लोग सवाल बनाइए। एसी बंद कर देते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गई। भाई तुम्हारे लिए पीडीएफ बनाई हुई है पूरी की पूरी क्लास 12 मैथ्स बुक 1 की। तो इस वन शॉट के बाद तुम्हारे स्टार्टिंग के 6 चैप्टर यानी कि क्लास 12 मैथ्स बुक 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे चैनल पे। तो तुम लोगों को क्या करना है, सारे वन शॉट्स देखने हैं और फिर उस पीडीएफ से सवाल लगाने हैं। वो पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही पीडीएफ का लिंक है। तुम जाओ उस पीडीएफ को ओपन करो और एक एक करके वन शॉट देख के तुम लोग अगर वो सारे सवाल लगा लोगे तो तुम लोग हाफ ईयरली में फोड़ कर आओगे। और तुम अगर ओवरऑल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी देख रहे हो बुक 1 को अच्छे से कंप्लीट करना, तो सिर्फ इतना भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो बेटा हमको पता है हमारी शुरुआत हमेशा डेरिवेटिव से होती है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, f'(x) ये हो जाएगा बेटा 4, तो ये हो जाएगा -3x3। ठीक है, ये हो जाएगा -24x² -45x, उसको तो टाटा बाय बाय बोल दो। ठीक है, वैसे देखो यहां पर तुमको दिख रहा है कि 3 हर जगह कॉमन है। अब तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। वो क्या होता है, यहाँ पर f'(x) 0 हो जाए या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। नॉन डिफरेंशिएबल का तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसको 0 से इक्वेट करके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 3 को गायब कर दो, -3 को गायब कर दो। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा x³ और ये +8x² और फिर +45x। x अगर हम लोग कॉमन ले ले तो अंदर हमारे पास बचेगा x² + 8x + 45 है ना। अंदर वाले को फटाफट से मिडल स्प्लिट करके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 45 है ना, ये 45 कैसे बनेगा, 9 5 से बनता है, फायदा नहीं है। फिर बनेगा ये 12 4 5 3, तो 45 बनाना है 11 3 नहीं, तो ये हो जाएगा 45 क्यों बनाना है भाई, 15 बनाना है ना दोस्त। यहां पे 15 लिख दो फटाफट से, तो 5 और 3 में टूट जाएगा ये। ठीक है, तो x अंदर आएगा अपने पास x + 3 x + 5। तो यहां से देखो इसको 0 से इक्वेट करने पे तुमको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। एक तो x = 0, x = -3, x = -5, x = -5। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन 3 क्रिटिकल पॉइंट पे तुमको चेक करना पड़ेगा कहां पे तुमको मैक्सिमा मिल रहा है, कहां पे तुमको मिनिमा मिल रहा है। वो कैसे चेक करोगे, वैसे इसने क्या बोला है, डिटरमाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो वैसे सवाल तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट से फाइंड आउट करने को बोले थे। अब वो बोलता कि कहां पर लाई कर रहा है मैक्सिमा मिनिमा, तो फिर मैं क्या करता दोस्त,
यहां पर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स करता, वो किसके बराबर आता, -9 एक्स स्क्वायर -48 एक्स -45। अब देखो यहां पे जब तुम जीरो डालोगे तो ये खत्म ये खत्म, जीरो डालोगे इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे करते हैं चेक। सिमिलरली तुम लोग x की वैल्यू -3 डाल के देखो, यहां पे देखो कि इसका साइन क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे करते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, क्या कह रहा है सवाल, एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व दिस इज मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। सवाल को बहुत ध्यान से समझना, सवाल इजी है लेकिन अच्छे से एक बार ही पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। आपको दिया हुआ है कि ये कर्व है, कौन से पॉइंट पे इस कर्व की स्लोप मैक्सिमम होगी। स्लोप का मतलब ही होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आप लोग यहां पे वाई डैश निकालो सबसे पहले, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बेटा आप लोगों को जो ये वाई डैश का दिख रहा है ना, ये आपका फंक्शन है जिसके ऊपर आप लोगों को बात करनी है, जिसकी मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बात करनी है। तो आप इसको मान लो कि ये है आपका ओरिजिनल फंक्शन, स्लोप फंक्शन, तो इसको एसएक्स करके बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आपको, जो आप पिछले वाले गेम में खेल रहे थे ना बेटा, जो आपने यहां से कहानी चालू करी थी, आपको अब इसके आगे से वो कहानी चालू करनी है। मतलब ये आपका फंक्शन है क्वेश्चन में एक्चुअली, क्योंकि अब इसको मैक्सिमाइज करने के बारे में बात हो रही है बेटा, तो इस फंक्शन के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाएंगे। तो एस डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर, ठीक है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, अब हम लोग चेक करेंगे कि 1 पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव, अब मैं दोबारा से समझा रहा हूं, जो ये तुमने एक बार ही डेरिवेटिव करके स्लोप निकाला है ना, ये तुम्हारा स्लोप फंक्शन है। इसी फंक्शन को तुमको मैक्सिमाइज करके बताना है, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है। तो ये तुम्हारा अब एक नए फंक्शन की तरह ट्रीट करो, और इस पे तुम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर तुम लोग इसका, हाँ इसका डबल डेरिवेटिव करो, किसके बराबर आएगा, -6। -6 क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, -6 क्या है तुम्हारा, लेस देन जीरो। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 पे आपको आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों को बता रहा है। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्लोप की, वो यहां पे डाल के पता चलेगा या फिर यहां पे डाल के, स्लोप फंक्शन में डालोगे ना, x की वैल्यू 1 डालो तो आपकी स्लोप एट x इज इक्वल टू 1 किसके बराबर होगी, -3 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15, 15 माइनस 3 12। ये है आपका उत्तर, ठीक है। सो कौन सा पॉइंट है जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगी, x इज इक्वल टू 1, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप क्या है, 12। कहानी क्लियर। चल बेटा एक बहुत लाजवाब वर्ड प्रॉब्लम है, इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम बहुत फेमस है, आएगी केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकती है, 5 मार्कर में भी आ सकती है। बहुत उम्दा सवाल है, आराम से पढ़ेंगे। अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 500 subscribers on its list and collects fixed 300 rupees per subscriber per year. The company proposes to increase the annual subscription, and it is believed that for every increase of ₹1, one subscriber will discontinue. Find what increase will bring maximum profit. तो देखो, एक टेलीफोन कंपनी के मालिक हो तुम लोग, ठीक है, चाहे हो या ना हो, इमेजिन करो यार। इमेजिन करने में मतलब सपने देखने में पैसे थोड़ा लगते हैं। एक टेलीफोन कंपनी के, बड़ी सी टेलीफोन कंपनी के मालिक हो तुम, और तुम्हारे पास ना 500 सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 500 लोगों ने तुमको सब्सक्राइब किया हुआ है। और क्या बोल रहा है वो, और हर जो सब्सक्राइबर वो 300 रुपए देता है हर साल के। अब आपको ना धंधा अपना थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो आपने सोचा कि यार मैं अपनी सब्सक्रिप्शन रेट को ना बढ़ाता हूं।
लेकिन आपको सर्वे से ये पता है कि जैसे ही मैं 1 रुपया बढ़ाऊंगा ना, वैसे ही मेरा 1 सब्सक्राइबर चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 300 से 301 करोगे ना, तो 500 से 499 लोग हो जाएंगे। तो अब वही आपको पूछ रहा है कि भाई उसको किस तरीके से अपने रेट को बढ़ाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन रेट को बढ़ाना चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। कितना लाजवाब सवाल है, कितनी रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसमें आप डेरिवेटिव का यूज करोगे, देखना कैसे। मान लो उसने अपने सब्सक्रिप्शन रेट में x रुपीज इंक्रीज कर दिया, तो उसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या हो गया बेटा, 300 प्लस x, बोलो हाँ या ना। और उसके पास टोटल रेवेन्यू कितना आएगा बेटा, अब 500 लोग नहीं रहे हैं, 500 में से, क्योंकि x रुपीज बढ़ाया तो x लोग घट गए होंगे, 500 में से x लोग बाय बाय बोल चुके हैं, तो ये है उसका रेवेन्यू फंक्शन। और रेवेन्यू को ही तो मैक्सिमाइज करना है ना, प्रॉफिट को ही तो, प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइज करना है, तो रेवेन्यू फंक्शन को ही तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, इसी को तो अच्छे से स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको सिंपल करके लिख लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 15 के बाद 4 0, फिर -300 प्लस 500, तो ये हो जाएगा प्लस 200x, और फिर ये हो जाएगा -x। ठीक है, अब आपको पता है भाई, इसी के ऊपर हम लोगों को सारी की सारी कहानी करनी है, तो एक काम करो, डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले। ठीक है, ये हो जाएगा -2x प्लस 200। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 100 हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। आप लोग बोल रहे हो सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अभी तक यूज नहीं किया, ज्यादा इजी बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही रहता है, फटाफट फटाफट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर अब क्या करोगे, देखोगे कि यार एक्चुअली जो ये क्रिटिकल पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है भी या नहीं है। उसके लिए हम लोग इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। r डबल डैश x किसके बराबर आएगा, -2 विच इज लेस देन 0, हेंस दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू देगा ये हमको, तो हमको समझ आ गया कि उसको अपनी सब्सक्रिप्शन 100 रुपए से बढ़ानी चाहिए। अब सवाल में पूछा गया था फॉर वट फाइंड वट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, तो भाई 100 रुपए उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सवाल समाप्त, इतना ही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगेन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, केस बेस्ड में 5 मार्कर में कहीं पर भी पूछी जा सकती है। An open box with square base is to be made of a given quantity of cardboard of area c square। देखो करते कैसे हैं चीजों को, ठीक है। Show that maximum volume of the box is this। इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा कि यार हमने एक फंक्शन जनरेट करना पड़ा। यहां पे देखो कैसे जो तुमको गिवन इंफॉर्मेशन है उसको तुम मैनिपुलेट करके फंक्शन बनाओगे, ध्यान से देखना, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो ये फंक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ अ, तो चलो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसा। इसका जो बेस है बेटा वो स्क्वायर है ना, मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। तो एक काम करते हैं, इसको भी x बोल देता हूं, इसको भी x बोल देता हूं, और जो इसकी हाइट है इसको हम लोग y बोल देते हैं। चलो, और ये ओपन बॉक्स है, मतलब ऊपर आपका कोई भी माल नहीं है, यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज नहीं हुआ। तो अब आपको बोला है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो वॉल्यूम के ऊपर बात करनी है बेटा। तो सबसे पहले वॉल्यूम बताओ क्या होगी। ये जो x और y है ना, ये आप अपनी तरफ से लेकर आए हो, ठीक है, अभी तो लेकर आए हो, लेकिन इनको भगाना भी पड़ेगा। देख रहे हो ना, ये चीजें आप खुद से लेकर आए हो, ठीक है। तो x और y है ना, अगर x और y की टर्म्स में वॉल्यूम बोलूं तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो x स्क्वायर इंटू वाई। कहानी क्लियर। अब ये जो बना है आपका ओपन बॉक्स, ये इस कार्डबोर्ड से बना है जिसका एरिया है सी स्क्वायर। तो इसका एरिया निकाल के सी स्क्वायर से इक्वेट कर सकता हूं, तो नोन की टर्म्स में आएगा कुछ ना कुछ, है ना। सी मेरे को पता है, सी मेरे को रखना है, एंड तक नोन है मेरा वो। तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो बेटा अगर आप बेस का एरिया देखोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये फेसेस का एरिया देखोगे तो एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई 4 बारी ऐड करना पड़ेगा। टॉप नहीं लूंगा, ठीक है, खाली है।
तो अब बेटा देखो यहां पे ना x भी है y भी है, आपको वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है, मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन एक ही चीज के हिसाब से तो डिफरेंशिएट कर पाओगे ना, तो x या y में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नोन के टर्म्स में डालना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग क्या करो, यहां से आप लोग y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4x, और इसको क्या करो यहां पे y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वॉल्यूम आपका कुछ ऐसे दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो अब देखो वॉल्यूम आपका नोन की टर्म्स में और एक अननोन की टर्म में आ गया। अब आप लोग यहां पर v को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। x ही तो आपका वेरिएबल होगा, c तो कांस्टेंट है ना। तो अब यहां पर अगर इस फंक्शन को, फंक्शन मैंने बना लिया, बस अब इसके ऊपर हम लोगों को जांच पड़ताल करनी है। तो इस फंक्शन को जितना सिंपल कर सको कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स कट के एक्स बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बाय 4 यानी कि सी स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस यहां पे x है एक्स बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 4। एक बार ही चेक कर लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। सही है, चलो चलो इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो dv बाय dx किसके बराबर आ रहा है, आप लोग बोलोगे सर सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 से इक्वेट करोगे तो यहां पे देखोगे तुमको दिखेगा क्या, 3x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास x किसके बराबर आएगा, c बाय रूट 3। माइनस सी बाय रूट 3 क्यों नहीं लोगे बेटा, साइड को नेगेटिव करोगे क्या। तो x विल बी इक्वल टू सी बाय रूट 3। अब तुमको ये पॉइंट ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा। तो यहां पे जब तुम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, दिख रहा है ना यहां तक बच्चों, हाँ दिख रहा है। इसको जब तुम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहां पर ये चीज तो खत्म, कांस्टेंट है, माइनस 6x बाय 4 आएगा। बोलो हाँ या ना, माइनस 6x बाय 4 आएगा। अब x जो है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि साइड लेंथ है, तो ये चीज क्या लेस देन 0 होगी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0 होगी, मतलब ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा सर जी। तो आपको ये वाला पॉइंट बस उठा के यहां पे डाल देना है, आपका ये आता हुआ आपको दिख जाएगा, खत्म। x की जगह यहां पे c बाय रूट 3 डाल दो, आप लोगों को दिख जाएगा यही आता होगा। डन, समझ आया कैसे करते हैं सवालों को, फंक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लोग जो भी अननोन्स इन्वॉल्व कर रहे हो उसको आराम से मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करो और फिर फंक्शन बनेगा। फिर तो सारा गेम आपको पता ही है, डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, वैल्यूज डालो, देखो। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ऐसे सवाल पिछले साल आए हैं बोर्ड एग्जाम में, देखते हैं कैसे करना है। y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय, तो भाई वो बताना है कि कहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमको पता है कैसे चेक करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, f डैश x देखेंगे लेस देन 0 कहां पर दिख रहा है, तो यहां पर y डैश निकाल लो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इस फंक्शन को आप वैसे ही ओपन कर सकते हो यार, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब यानी कि 3x स्क्वायर, 9x यानी कि 9 और माइनस 6x स्क्वायर यानी कि माइनस 12x, ठीक है। तो ये 3 12 3 आप यहां से कॉमन ले लो। सबसे पहले एक काम करो, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका, मिडल स्प्लिट करोगे आप इसको तो ये हो जाएगा आपका x 3 और 1, है ना, ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1। हाँ सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है कि भाई ये वाली चीज कहां पर आपको लेस देन 0 दिखेगी। तो मैंने आपको बताया अगर आपको वीवी कर्व मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोगों को देखना है कि यार ये चीज 0 कहां हो रही है।
तो आपको उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। तो आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 पे f डैश x 0 हो रहा होगा। तो 1 वाला पॉइंट यहां लिखा, 3 वाला पॉइंट यहां लिखा। अब आपको मैंने सिखाया था राइट साइड से चालू करते हैं। तो 3 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू डालोगे तो आपको f डैश x ग्रेटर देन 0 दिख रहा होगा, तो ये पॉजिटिव रेंज है। 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो बेटा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे 1 से पहले 0 ले लो, -3 -1, -3 इंटू -1 +3 होगा। बोलो हाँ या ना? तो आप कोई सा भी एक स्पेसिफिक पॉइंट लेके उसका साइन चेक कर लो, वही आपका पूरी की पूरी रेंज में साइन होगा। और 1 से 3 में वैसे आपको मैंने बताया है, क्योंकि देखो यहां पे फैक्टर्स का जो ऑर्डर है, मतलब जो उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है, फैक्टर्स की जो डिग्री है वो 1 है। इसलिए जहां पर भी ऑड होती है आपकी पावर फैक्टर्स की, वहां पे ऐसे साइन चलते हैं, प्लस माइनस ऑल्टरनेट ऑर्डर में चलते हैं। अगर इवन होता तो फिर बेटा उस पॉइंट के अबाउट ना साइन चेंज नहीं होता है। ये सब आपने वेवी कर में पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बस थोड़ा सा रिकॉल करा दिया। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा वैसे, ठीक है। तो अब आपको देखना है बेटा डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इस रेंज में होगा 1 से 3 में, और 1 और 3 इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं। एंड द आंसर विल बी दिस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है सवाल? द रियल फंक्शन दिस इज, अब वही अगेन कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है ये देखने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बालकों। 6x² -6x -36 है ना, इसके ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है। 6 कॉमन ले लो, x² -x -6, ठीक है। अब इसको मिडल स्प्लिट कर लो, 6 ये हो जाएगा आपका x और 3 और 2, है ना, 3 और 2। हाँ, तो आप ले लो x +3, नहीं x -3 x +2। कहानी क्लियर? यही आएगा आपका, ठीक है। मिडल स्प्लिट करोगे तो आप कर लेना आराम से, जैसे आप पेयर वाइज लेके करते हो। तो ये हो जाएगा x -3 x +2। अब आपको देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके हिसाब से ऑप्शंस को चेक करना है। तो अगेन आप लोग क्या करोगे, यहां पर वो वाले पॉइंट्स जहां पे 0 हो रहा होगा, जहां पे वैनिश हो रहा हो मेरा f' वाले पॉइंट्स में नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूंगा। तो 3 और -2, तो -2 यहाँ, 3 यहाँ। 3 से ऊपर वाली वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया अब साइन कैसे चलता है, क्योंकि देखो डिग्री ऑड है ना, तो आपका प्लस माइनस प्लस, ये चीज अब आप सीख जाओ धीरे धीरे, यही वेविकर मेथड में सिखाते। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 टू ∞। नहीं बेटा, गलत है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 टू 3, -2 टू 3, -2 और 3 एक्सक्लूडेड है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ टू 3, नहीं गलत, क्योंकि भाई देखो साइन चेंज हो जा रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, नहीं, ये इसने यहां पर इंक्रीजिंग होता तो ये सही होता, गलत है, ठीक है। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है, बहुत खूबसूरत सवाल है भाई, करो, मजा आने वाला है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बनाइए इसको। द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। वैसे अगर आपको यार पता है कि एलिप्स पे पॉइंट कैसे लिए जाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा फिर थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सिखाता हूं आपको, ये आपका एक एलिप्स है, इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है, ठीक है। आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार एलिप्स पे कोई से भी पॉइंट को a cos थीटा b sin थीटा की तरह ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो अगर आप इसको a cos थीटा b sin थीटा लेते हो, आप मुझे बता सकते हो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे? -a cos थीटा माइनस b sin थीटा। अब आपको एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आप ये निकालोगे, देखो y सेम है तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा,
और आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे आपका x सेम है तो y को डबल कर दो, ये हो जाएगा आपका 2b sin थीटा। अब देखो यहाँ पे ए बी को बाहर ले लो एक 2 के साथ, और एक 2 को अंदर रखो और ऐसे लिख दो 2 cos थीटा sin थीटा या फिर 2 sin थीटा cos थीटा। आपको पता है ये क्या है, sin 2 थीटा के बराबर है 2ab sin 2 थीटा। अगर आपको इसको कोई मैक्सिमाइज करने को बोले, आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आप इसको 1 शूट करवा दोगे, आंसर आ जाएगा 2ab। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2ab। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो सवाल ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, तो सर आपने तो कहीं पर भी डेरिवेटिव का कहानी यूज ही नहीं किया, तो देख लो कि उस वाले मेथड से अगर यही सवाल सब्जेक्टिव में आ जाता तो हम लोग कैसे करते। तो बेटा हम लोगों को करनी पड़ती मेहनत, ठीक है, और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे हम, ठीक है। पढ़ ले बेटा मौका है, क्या था वो लाइन, आशिकी के ऊपर था ना कुछ, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। यस, ये हो गया आपका प्यारा जिया एलिप्स। मेरी पंजाबी महाराष्ट्रियन सब मिक्स हो जाती है धीरे धीरे करके। भाई टेलीग्राम बंद होने वाला है क्या यार, तो फिर कहीं ना कहीं पे तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं व्हाट्सएप पे चैनल या फिर ग्रुप बनाने की सोचता हूं मैं। पहले तो तुम बढ़िया से अपने एग्जाम दे लो, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी नजदीक है। अब यार अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार एक काम करो, इस एलिप्स पे ना किसी भी पॉइंट को इमेजिन करो, और तुम लोगों को वो नहीं पता है कि वो a cos थीटा a sin थीटा की तरह दिखता है, तो तुम लोगों को यहाँ पर x और y में रिलेशन दिया हुआ है ना, जो भी पॉइंट होगा इस रिलेशन को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बोलो हाँ या ना। तो इस वाले पॉइंट को लिखने की कोशिश करो मेरे साथ। अगर मैं इस वाले पॉइंट को लिखता हूं तो यहां से देखो, सबसे पहले तुम लोगों को दिख रहा है यहां से कि तुम लोग एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर तुम y डाल देते हो y की जगह तो x कैसा दिखेगा, तो x कैसा दिखेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर है बेटा तो तुम लोग रूट कर दोगे, ठीक है, तो a स्क्वायर का a हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा क्या, a अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जो ये सामने भयंकर सी चीज दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज, ये पूरे के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ y के नीचे है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये रूट के अंदर है अगर इसका मैं एलसीएम ले लूं तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएगा। तो इसी वाले पॉइंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई। अब बनी है बात, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा सभी को। अगर ये वाला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पे x सेम है, y सिर्फ नेगेटिव में चला जाएगा सिमेट्री से। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला पॉइंट कैसे लिख सकते हो तुम, a बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई। और ये वाला पॉइंट कैसे लिख सकते हो भाई, यहां पर ये भी नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब माइनस ए बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई। अब फटाफट से एरिया फंक्शन बनाओ, ठीक है, एरिया फंक्शन बनाओ। और देखो तुमको अब सिर्फ y दिख रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, हमने क्योंकि यूज कर लिया इक्वेशन को ऑलरेडी। तो अब एरिया निकालोगे तो दिस इंटू दिस करना है, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ दिस x, है ना, 2x हो जाएगा ना ये, तो ट्वाइस ऑफ दिस x दैट मीन्स 2a बाय b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y, ठीक है, ट्वाइस ऑफ y। तो आप देखो यहां से आपको चीजें कैसे दिख रही हैं, 4a बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब बेटा देखो यहां पे ना आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप लोगों को यहाँ पे एरिया फंक्शन मिल रहा है, अब इसी को ही हमको मैक्सिमाइज करना है। तो आप यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे ना रूट दिख रहा है आपको राइट साइड पे,
तो आप यहाँ पे ए को ना ए स्क्वायर बना सकते हो और उसी की मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना तो आपको वही क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहां पे आपका ओरिजिनल एरिया फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अकर करेगा, उस पे जहां करेगा। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो फंक्शन है उसको हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं और फिर अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग अब क्या कर रहे हो, ए को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर रहे हो, ठीक है। तो जहां पर ए, बेटा देखो ना, खुद सोचो यार, ए स्क्वायर जहां पे मैक्सिमाइज होगा वहीं पर तो ए भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ए नहीं ए स्क्वायर के साथ डील करेंगे। ए स्क्वायर के साथ डील करेंगे तो ये हो जाएगा 16a² बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4, ठीक है। यहां पर वाई स्क्वायर आएगा। अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे अब ये जो स्क्वायर ऑफ एरिया फंक्शन लिया है इसको तुम लोग मैक्सिमाइज करो, मतलब डी ए स्क्वायर बाय डी वाई करो। जगह थोड़ी कम है इसलिए, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं। ये तो कांस्टेंट है, भारी रहेगा। यहां पर हो जाएगा ये क्या, 2b² और ये हो जाएगा -4y³। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो तुमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा बेटा। तो तुम लोग यहां पे जब y को कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो अंदर क्या आएगा तुम्हारे पास, 2b² -4y², ठीक है। तो यहां पे बेटा देखो y की वैल्यू 0 डाल दोगे तो सारा गेम ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको 0 डालना पड़ेगा, इसको 0 डालोगे तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, 2b² बाय 4 इज इक्वल टू y²। तो b² बाय 2 आएगा तुम्हारा y² के बराबर, मतलब y आएगा तुम्हारा b/√2 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अब तुमको x कैसे पता चलेगा बेटा, y² की वैल्यू अगर b² बाय 2 है, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारी y² की वैल्यू ये है तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² बाय a² और ये हो जाएगा y² b² बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 1/2। तो x² की वैल्यू क्या आएगी, a² बाय 2, ठीक है। तो अब तुम लोग फटाफट से एरिया निकाल लो। एरिया क्या आएगा, अब तुमको देखो ये चीज पता चल गई ना। अब यहाँ पे तुम लोगों को यार इसको दोबारा से डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा कि इस पे ये मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, वही देगा। बस अब यहाँ पे तुमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 2x है ये और ये क्या है 2y। तो 2x इंटू 2y मेरे को बताएगा कि मेरा मैक्सिमम एरिया क्या होगा, 4xy मेरे को बताएगा। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a/√2 इंटू a/√2, यानी कि a², नहीं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√2 खाली ना, 2 बारी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाँ आ जा भाई, हाँ आ गया। तो ये हो जाएगा दोस्त कितना, a/√2, एक सेकेंड रुको यार, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, a/√2 और y की वैल्यू b/√2। तो ये कितना हो गया, 2a भी बच जाएगा, यही आया था हमारा पहले भी आंसर, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्टिव सवाल में आता है तो बेटा इतनी मेहनत तुम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा खासा ये मतलब 5 नंबर का सवाल आप इसको बोल सकते हो, मेहनत करवा रहा है सवाल। पहले पॉइंट लो, फिर इस पॉइंट के हिसाब से आपने एरिया फंक्शन बनाया, एरिया फंक्शन में रूट दिखा तो हम लोग ने स्क्वायर ऑफ एरिया फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी सर ने बता दिया। फिर उस पे हमने अपना मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, वहां से हमको मिल गई भाई y की कौन सी वैल्यू पे ये मैक्सिमम एरिया देगा, उसके हिसाब से हमने x की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने एरिया निकाल लिया जो भी मैक्सिमम आ रहा था। सवाल समाप्त। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, अब देखो बेटा एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज समझना तुम लोग, इस वाली स्लाइड पर आ जाओ आपसे, ठीक है। अगर तुमको बोला जाए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बताओ पूरे के पूरे इंटरवल पे, तो वो तुमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी तक जो हमने सवाल करे ना, देखो
अभी तक जितने भी सवाल करे मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज मैक्सिमम। तो हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा था, क्रिटिकल पॉइंट, हमने बात कर ली उस पर, ठीक है। और कोई इंटरवल एज सच नहीं दिया हुआ था। देखो यहां पर भी हमको फंक्शन बनाना था, उसको मैक्सिमाइज करना था, इंटरवल से रिलेटेड कुछ नहीं था। यहां पे ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने पहली बार ऐसा सवाल आया है जिसमें उसने इंटरवल दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इंटरवल। मतलब अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला सवाल है। तो जब भी तुमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो तो तुम्हारा प्रोसेस सेम रहेगा। तुम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स लोगे ही लोगे। अरे यार मैं कहां आ गया। तुम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स तो बेटा लोगे ही लोगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ तुम लोग ना एंड पॉइंट्स ले लेना। देखो यही चीज यहां पे लिख रखी है, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे आपका एफ डैश एक्स जीरो है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन। ऑल्सो अलॉन्ग विद दीज टेक एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। कैलकुलेट फंक्शंस वैल्यू एट ऑल दीज एंड देन कंपेयर देम। मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा भाई सारे के सारे मैक्सिमा का और मिनिमा का। तो अब हम लोग सवाल की तरफ वापस बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, ठीक है। ये रहा फंक्शन। सबसे पहले तो बेटा हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, फिर ये हो जाएगा आपका अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बिल्कुल सही बोले हैं मक्कड़ साहब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और फिर ये हो जाएगा 1/3 माइनस वन, यानी कि -2/3। और फिर जो ये ब्रैकेट के अंदर है, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन। अब बेटा ये जो पावर नेगेटिव है ये तुम लोग डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में आएगा 2x माइनस वन। अब जब आप तुम इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो न्यूमरेटर से ही तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा। वो कब आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 पे। अब तुम्हारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, लेकिन हमने क्या बोला, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके साथ साथ तुम अपने एंड पॉइंट जो है इंटरवल के उनको भी इंक्लूड करोगे और उनपे भी चेक करोगे, उनपे भी वैल्यूज देखोगे। तो अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गए, पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गए, 0, 1/2 एंड 1। ठीक है, कहानी क्लियर। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है यार, तो यही तीनों पॉइंट्स की वैल्यू ना यहाँ पे डाल के देख लो और देख लो किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सवाल समाप्त हो जाएगा यहीं पे। तो 0 पे डाल के देखो क्या हो जाएगा, 0 ये तो हो जाएगा, तो ये 1 की पावर 1/3, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। 1/2 डालोगे बेटा तो ये 1/2 माइनस 1, यानी कि -1/2, तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1, 3/4, है ना। तो इस पे आएगा 3/4 की पावर 1/3, और 1 पे क्या है, 1 पे अगेन ये 0 हो जाएगा, तो 1, तो इस पे भी बेटा देखो वैल्यू 1 आ रही है। इन तीनों वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो तुम लोग बोलोगे सर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और वो 0 पे भी आ रही है, 1 पे भी आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, आंसर हो जाएगा ये। समझ आया। तो कंपैरिजन करते हैं बेटा, ठीक है, और एंड पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं। अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल सी, करिए इसको, बनाइए। एक बार देख लूं कि कितना लंबा गया ये वन शॉट। 1 hour 30 minutes हो गए हैं। अभी तो हम लोगों को 4-5 सवाल और करने हैं, है ना। तो राउंड अबाउट आई थिंक 2 घंटे का चला जाएगा ये। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल at a uniform rate of 4 centimeter cube per second through a tiny hole at the vortex in the bottom. Find the slant height of the water. When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of the decrease of the slant height of the water cone given the vertical angle of the funeral नहीं फनल, फ्यूनरल की बोल रहा हूँ, फ्यूनरल तो कुछ और चीज जाती है। चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद देखेंगे भाई कैसे फंक्शन बनेगा, है ना। ये आपका प्यारा सा फनल, नॉट फ्यूनरल, व्हाट, फनल।
इसमें से ऐसे बूंद 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 करके पानी बिखर रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको दिख रहा है कि पानी का वॉल्यूम कैसे निकल रहा है कोन से, उसी का ही रेट दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बोला गया है थ्रू अ टाइनी होल व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर। तो आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट बताना है, ठीक है। कि अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, सबसे पहले तो यहां पे अपनी ज्योमेट्री पूरी कर दो। ये आपका आर है, ये आपका एच है, ये आपका एल है। वॉल्यूम दिख रहा है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन बताओ क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पूरे के पूरे सवाल की लैंग्वेज में दिख रहा है कि स्लांट हाइट इतनी हो तो आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट बताना है। मतलब आर और एच हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, हमको एल की टर्म्स में आर और एच को लिखना पड़ेगा। और उसके लिए हमको दिया हुआ है कि वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल नहीं है, ये वर्टिकल एंगल है, तो सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब बेटा यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, अपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज आर बटा एल साइन 60 यानी कि √3/2। तो आर की वैल्यू आ गई एल √3/2। सिमिलरली एच बाय एल बेस बटा हाइपोटेन्यूज कॉस 60, तो एच आ जाएगा बेटा L/2 के बराबर, ठीक है। इन दोनों को यूज करके यहां पे पुट कर दो, क्योंकि एल की टर्म्स में ही हम लोगों को चीजें चाहिए। तो v विल बी इक्वल टू 1/3 पाए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3L²/4, 3L²/4 इंटू एच विल बी L/2। इससे ये कट गया, ठीक है। और आप लोगों को अब क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड में बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी अब कुछ भी कहानी यहां पे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो मेरा v कुछ ऐसा दिखेगा, π/8 L3। तो दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हो जाएगा π/8 इंटू 3L² इंटू dL/dt। आपका जो मकसद है ना वो यही निकालना था, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट विद टाइम, है ना, यही हमको निकालना है। ये हमको दिया हुआ है किसके बराबर बेटा, देखो ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह 4 लिख देते हैं। 4 विल बी इक्वल टू π/8 इंटू एल की वैल्यू 3 डालनी है, ठीक है। जब स्लांट हाइट इस वाली पे आएगा तो हमको उसका रेट बताना है कि कितने रेट से वो गिर रहा है, उसका रेट क्या है, ठीक है। तो ये 3 डालोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू जो भी हमको चाहिए x लिख देते हैं इसको, ठीक है। dL/dt को x लिख देते हैं। तो यहां से हमारा जो dL/dt आएगा एट L इज इक्वल टू 3, दिस विल बी इक्वल टू 8 चौके 32, 32 अपॉन 27 पाई। दिस इज माई आंसर। देखो कितना खूबसूरत आंसर आया, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा कि सर कुछ है नहीं, सवाल इजी है, बस एक बारी लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड कर लो, फंक्शन अच्छे से बना लो, अपने आप ही सारे सवाल इजी लगने लगते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अगर सेम टाइप का होगा तो नहीं करेंगे भाई। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया वैरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। यार ये ना वही सवाल है जो मैंने आपको पहली स्लाइड में कराया था, रुको मैं आपको ना दिखा भी देता हूं। ये उसी टाइप का सवाल है और एकदम सेम ही लैंग्वेज है जो हमने बेटा ये वाला सवाल किया है ना, ये वाला सवाल देखो कहां गया, ये रहा। आपने यहां पे जब निकाला था dA/dt तो आपको वो क्या दिख रहा था, 12 इंटू 3 36/a, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिख रहा था, यही इस सवाल में बोला गया है। कहां गया भाई सवाल, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, वही करा था, वेरीज इनवर्सली। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये दिखाना है कि जो एरिया आपका वैरी कर रहा है वो इनवर्सली तरीके से वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, तो एरिया को इस तरीके से बस दिखाना था, और यही हमने पहले वाले सवाल में दिखा दिया था। तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। चलो
अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टार 41.6 मीटर हाई एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. Find the rate at which the angle of elevation of the top of the tower is changing when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower. Assume that the eye level of the man is 1.6 meter above from the ground. Again a very beautiful सवाल, लेकिन इस सवाल का मैं आपको डायग्राम और हिंट वगैरह सब दे देता हूँ. कैलकुलेशन वगैरह आप अपनी साइड से करोगे, क्योंकि इसके बाद वाले सवाल एक आधा सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये. ठीक है, ये सवाल बहुत बारी आ चुका है, प्रीवियस ईयर सवाल है. और ये सवाल और ये सवाल, ये तीनों सवाल मेरे को आप लोगों को कराने हैं. ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है, रिपीटेड पीवाईक्यू है बेटा. मजा आएगा इस सवाल को तुम लोग करोगे खुद से. और ये वाला सवाल भी सॉर्ट ऑफ होमवर्क है, लेकिन मैं तुम लोगों को इसका आइडिया दे देता हूं. तो मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 41.6 मीटर. ठीक है, ये रहा तुम्हारा ग्राउंड लेवल, ये रहा तुम्हारा टार जिसका हाइट है 41.6 मीटर. इससे दूर मूव कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग. ठीक है, तो मान लो कि इस इंस्टेंट पे वो है, इसको मिला लो, इसको बोल दो थीटा. और तुमको निकालना क्या है दोस्त, डी थीटा बाय डी टी निकालना है. ये एंगल किस हिसाब से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द टावर इज चेंजिंग व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर. और ये निकालना कब है, व्हेन दिस, अगर इसको आप एक्स ले लेते हो, ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 30 आपको ये निकालना है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. एज्यूम दैट द, अरे यार एक चीज गड़बड़ कर दी, इसकी हाइट है, ऑब्जर्वर की ना हाइट है. ठीक है, इसको भी हटा दो. ऑब्जर्वर की हाइट है आपकी 1.6 मीटर. ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये, अब 1.6 हो जाएगा तो ये ऊपर वाला 40 हो जाएगा. ठीक है दोस्त, इजी पीजी 40 हो जाएगा. अब आप इसको ऐसे करोगे, ये आपका थीटा बनेगा. ठीक है, ये आपका थीटा बनेगा. तो अब आपको डी थीटा बाय डी टी निकालना है एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन एक्स विल बी, जब आप 30 मीटर की दूरी पर आ जाओगे फ्रॉम द बॉटम. अब आप लोगों को इस सवाल के बारे में सोचना है. मैंने आपको सारा का सारा सिनारियो समझा दिया, आपके दिमाग में बैठ गया होगा. अब आप इसको कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, नहीं भी होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछना, सॉल्व करवाएंगे सर. ये बहुत अच्छा सवाल है. ठीक है, हो सकता है कि आपको एक बारी में ना समझ आए तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे फोकस के साथ समझने की कोशिश करना. फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्या है इस सवाल में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इस सवाल की टिपिकल है. ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाल लें, किसके बराबर आएगा बेटा, cos 3x, और ये हो जाएगा प्लस, यहां पे 3 लगाओ एक, है ना, प्लस 3 sin 3x. अब आपको पता है कि यार आपको देखना है इंटरवल्स की कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा. तो एक काम करते हैं यार, वो देख लेते हैं कि ये एफ डैश एक्स कहां पे वैनिश हो रहा है ना, उसके हिसाब से उसके आसपास देख लेंगे. तो आपको दिख रहा है 3 से 3 तो कट जाएगा. तो इनफैक्ट आप यहां से देख पा रहे हो कि cos 3x विल बी इक्वल टू माइनस sin 3x. तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं cos को ले जाऊं तो क्या यहां से आपको दिख रहा है कि tan 3x माइनस 1 के बराबर हो जाए. वहां पर आप लोगों को वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा. अब आप देखो इंटरवल, आपका जो x है दोस्त वो 0 से पाई के बीच में है, और यहां पे हमने 3x ले रखा है. तो 3x क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 3 पाई के बीच में. तो अब 0 से 3 पाई के बीच में वो वाले पॉइंट्स देखो जहां पर tan -1 हो जाए. तो ये कहां कहां पर होगा, सबसे पहले तो -1 देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. और सेकंड क्वाड्रेंट में कहां आएगा, पाई से π/4 ऊपर उठोगे, तो पाई माइनस π/4 यानी कि 3 π/4 पे. तो 3x 3 π/4 के बराबर होगी. और फिर इसके अगला वाला पॉइंट कब होगा बेटा, देखो इस वाले में था सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में आएगा तो 180 डिग्री घूमना पड़ेगा.
तो 3π/4 में पाए जब तुम ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा क्या, 7π/4। फिर दोबारा जब तुम पाए ऐड करोगे तो तुमको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 11π/4। इसके बाद नहीं लोगे क्योंकि तुम्हारी अब लिमिट चली गई है बेटा, 3π तक ही लेना था। तो अब ये तो 3x है ना, हम लोग जो भी आंसर लिखेंगे वो तो x के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे तो 3x दिया हुआ है, तो 3x इनके बराबर होगा, तो x किसके बराबर होगा, π/4। और ये हो जाएगा अपना क्या, 7π/12, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 11π/12। तो ये आ गए अपने वो पॉइंट जो हमको नंबर लाइन पे पुट करने हैं, ठीक है। तो π/4, 7π/4, 7π/12, 11π/12। देख रहे हो कैसे मेरी टोन पूरे लेक्चर में मोनोटोनिक नहीं रहती है। गला भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, तो कभी धीरे कभी ऐसे कभी, लेकिन बढ़िया मजा आ रहा होगा तुमको, है ना। अब तुमको कुछ नहीं करना, अब तुमको देखना है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चलने वाला, वही देखना है। तो 11π/12 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। जैसे मान लो तुमने पाए ले लिया, ठीक है, तो यहां पर पाए डाल के देखो, तो cos 3π और sin 3π। तो cos 3π की बात करूं बेटा तो ये हो जाएगा यहां पर, और sin 3π की बात करूं, अरे ये क्यों मिट गया भाई, हाँ ठीक है, ये 2π और फिर 3π। तो cos 3π तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो अगर यहां पर आप पाए डालोगे तो आपको पता है यार ये तो जीरो ही होता है ना, साइन x जहां पर भी x nπ की तरह दिखे वहां पर जीरो होता है। तो ये वाली चीज जीरो, ये वाली चीज नेगेटिव, मतलब ये वाला नेगेटिव रीजन है मेरा, ठीक है, ये वाला रीजन मेरा नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच की कोई सी भी वैल्यू उठा के देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा 7π/12 है, तो 8π/12, 8π/12 मतलब 2π/3 टाइप की कोई चीज यहाँ पे डाल के देखो। तो 2π/3 जब इसमें तुम डालोगे तो ये cos 2π हो जाएगा, ठीक है, हाँ, और ये sin 2π हो जाएगा। cos 2π और sin 2π यहां पर आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये पॉजिटिव चीज है। ऐसे ही तुम यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो, और फिर तुम लोग फाइनली लिखोगे कि यार इससे इस रीजन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इससे इसमें डिक्रीजिंग है, इससे इसमें इंक्रीजिंग है। ऐसे तुम अब इसको कंपाइल कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। वैल्यूज डाल के देख लेना, बीच की वैल्यूज पकड़ लेना बस। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, लीस्ट वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। इंटरवल दिया हुआ है क्या, नहीं, तो f' के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, e⁻x और ये हो जाएगा -e⁻−x, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। तो अब ये e⁻2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कब आएगा बेटा, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, नहीं, e⁻2x 1 के बराबर होगा ना, 0 के बराबर क्या होगा। यहाँ पे स्टेप खा गया, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हुई। देखो इसको राइट हैंड साइड में लेकर आओगे, इसको 1/e⁻x की तरह लिखोगे, तो e⁻x इंटू e⁻x e⁻2x 1 के बराबर हो जाएगी। ये कब होगा, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो अब हमको देखना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो f'(x) मारेंगे, f'(x) मारेंगे तो e⁻x प्लस e⁻−x यानी कि ओरिजिनल फंक्शन के पास चले जाएंगे। अब यहां पर जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 2 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा और लीस्ट वैल्यू। तो आप लोग को x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देनी है, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हेंस f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या है, के बराबर, ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो। ओ हो लाजवाब सवाल। इस सवाल को बेटा हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, और हम लोग इसको मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। टैंजेंट एंड नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इस सवाल को मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। इस सवाल के बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं थोड़ा सा आपको टैंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बताऊंगा। अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड आप फिर भी नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो टैंजेंट एंड नॉर्मल वाला मेथड है वो अच्छा मेथड है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में कर जाऊंगा, वैसे आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उससे ही रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट। चलो उसके बाद बेटा ऑर्थोगोनल कर्व्स और ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे सवाल आपके एनडीए एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, सीयूईटी एग्जाम में आ सकता है।
तो इन सब से भी रिलेटेड मैं चीजें पढ़ाऊंगा, और ये सब यूट्यूब पे तो नहीं, जो मैं अपना पेड कोर्स निकालूंगा उसमें मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें कवर करूंगा। पेड कोर्स कब आएगा, प्लानिंग में है, जल्दी डेट भी रिवील करूंगा। और जब तक तुम लोगों को कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, ठीक है, तुम लोग गगन सर का ही पेड कोर्स लोगे भाई, हाँ इतना जिद है मेरी, है ना। अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा तो फिर मेरे को तुम्हारी लॉयल्टी भी चाहिए पूरी की पूरी। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। देखो पहले ना सिचुएशन को इमेजिन करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का ग्राफ अगर मैं एक 10वीं कक्षा के भी विद्यार्थी को बोलता हूं ना, तो वो बड़े प्यार से बना लेगा कुछ ऐसा। अ सोल्जर प्लेस एट 3,7, 3,7 पे कोई सा ना सोल्जर प्लेस कर दो, ठीक है। इसको क्या करना है, जो एनिमी इस कर्व के अलोंग ट्रैवल कर रहा है ना, मिनिमम डिस्टेंस देखना है। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो अलोंग नॉर्मल नहीं होगा। अलोंग नॉर्मल पता है ना, जैसे यहां पर जो टैंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नॉर्मल बोलते थे। तो अलोंग नॉर्मल ही तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, लेकिन हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। तो आप लोग इस कर्व पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। तो आपको पता है अगर आप एक्स को एक्स रखते हो तो वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करना है। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। आप अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। तो डिस्टेंस फंक्शन क्या हो जाएगा, ओहो हो बड़ा गला दर्द हो रहा है। तो डिस्टेंस फंक्शन विल बी यस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4, और एक ये अंडर रूट रहता है, ठीक है। डिस्टेंस फंक्शन में ये अंडर रूट रहेगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि यार आप लोग बेटर है कि डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस के स्क्वायर के फंक्शन के साथ डील कर लो। जहां पर ये मैक्सिमाइज होगा जिस तरीके से, वैसे ही बेटा आपका एस फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन भी मैक्सिमाइज होगा। तो मैंने रूट हटा के स्क्वायरिंग कर दी, और अब मैं इसके ऊपर वही गेम खेलना चालू करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर प्रोसेस लगाएंगे बेटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन। अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2s ds बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, ठीक है, प्लस 4x3। तो अब आपको बेटा इसको करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, 0 से इक्वेट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2x माइनस 6 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऑर्डर तरीके से लिखेंगे, 4x3 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जो भी आपने सीखा है ना 9वीं 10वीं में, वो सब यहाँ पर यूज हो रहा है। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले आप देख लो, डाल के देख लो, हिट एंड ट्रायल लगा लो। तो एक्स की वैल्यू जब 1 डालोगे तो 1 और -1 से चेक करते थे, 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में ये। तो 1 डाल के देखोगे तो 4 + 2 6 -6। तो बेटा एक तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो x - 1 हो जाएगा। अब x - 1 से मैं क्या करूंगा बेटा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा। आपको ये डिवाइड करना आता है, जैसे आप देखोगे x को 4x³ बनाना है तो 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4x³, लेकिन यहां पे एक -4x² को भी आपने जन्म दे दिया, ठीक है। तो अब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे तो 0 माइनस ऑफ -4x² हो जाएगा 4x², और फिर ये हो जाएगा 2x - 0 यानी कि प्लस 2x। अब इसको ये बनाना है तो पहले वाले को देखो और इसको देखो, तो 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या बनेगा, 4x² - 4x, उड़ाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2x माइनस ऑफ -4x 6x, और इसको नीचे उतारोगे तो -6। अब देखो x - 1 को 6x - 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6x - 6 मतलब कंप्लीटली खत्म हो गया। तो आप लोगों का अब जो यहां पे बचेगा अंदर वो क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 6। अब यार देखो जो ये सेकंड ब्रैकेट में है ना, एक बार इसके रूट्स चेक करना, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना क्या आ रहा है। एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना, b² -4 इंटू 4 इंटू 6 है ना यहाँ पे, हाँ क्या ये लेस देन 0 है,
मतलब यहां से तुमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलने वाले हैं, मतलब ये मेहनत जरूर करनी थी लेकिन करनी पड़ेगी, इसका फायदा कुछ नहीं हुआ, यहां से हम लोग रूट्स नहीं लेंगे, तो हम लोग सिर्फ x इज इक्वल टू 1 को उठाएंगे। अब x इज इक्वल टू 1 जो है, मतलब यहां पे 1,8 वाला पॉइंट आपका मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है, लेकिन इसके आगे अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला पॉइंट यहां पे डालना पड़ेगा, और फिर आप बोलोगे कि देखो यार ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, फिर आप x इज इक्वल टू 1 फंक्शन में डालोगे तो आप यहां पे देखो ये वाला पॉइंट पता चल गया, तो डिस्टेंस निकाल देना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। कहानी क्लियर? तो आपको वो पॉइंट पता चल गया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्त, कि आप लोगों को यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा, आपको पता है लेकिन फिर भी दिखाना पड़ेगा कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब आपको पता चल गया तो यार यहां पर x की जगह आप 1 डालोगे तो आपको s स्क्वायर मिल जाएगा, फिर रूट कर देना, आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगा, नियरेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। आई थिंक इसका आंसर √5 आएगा, एक बार चेक कर देना। ठीक है, ये वाला सवाल भी बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब वो देखता हूं मैं कितना टाइम बचा है। चलो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। थोड़ा सा तुमको मैं टैंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बता देता हूँ। अरे ये कहां से आ गया, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ द, आया सेम टाइप का सवाल है। हाँ लास्ट सवाल है बेटा, इसको भी तुम होमवर्क में डाल देना। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने 6 चैप्टर्स का वन शॉट कवर करवा दिया है, और इन 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी बना के तुम लोगों को दे दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वो पीडीएफ ओपन करो, और भाई 1 बाय 1 अगर तुमने वन शॉट देख लिया तो क्वेश्चन लगाने चालू करो। हाफ ईयरली में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तुमसे ना बने। उसके अलावा ओवरऑल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से अगर तुम कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स की बुक 1 अच्छे से करना चाहते हो तो सिर्फ ये 250 सवाल कर लो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स के मेरे वन शॉट के साथ, इनफ है, नथिंग। उसके अलावा तुमको और भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो थोड़ा सा टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा टैंजेंट्स एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पे। तुमको पता है कि यार जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैंने dy बाई dx निकाल लिया तो मेरे को इस पॉइंट पे टैंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, dy बाई dx, मान लो ये x0 पॉइंट है, मैंने ये निकाल लिया एट x इज इक्वल टू x0, तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मेरे को स्लोप मिल जाएगी टैंजेंट की। अब नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालूंगा बेटा, f' आपका dy बाई dx होता है, तो नॉर्मल है इसी के परपेंडिकुलर। आप लोगों को पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप में एक रिलेशन होता है। क्या? अगर इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो हमने ये 11वीं कक्षा में पढ़ा है m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। बोलो, कहानी क्लियर? ऐसे ही बेटा इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि उसने 2 पॉइंट्स दे दिए, 2 पॉइंट्स पे आपको स्लोप निकालनी है और उन स्लोप्स के बीच में से फिर एंगल निकालना है। तो आपने जो tan थीटा वाला पढ़ा था ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, बस अब उनको डेरिवेटिव से कैसे इंटरलिंक करके यूज करना है, यही टैंजेंट्स और नॉर्मल का गेम है। तो अब अगर ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है dy बाई dx, स्लोप ऑफ टैंजेंट है और मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है दोस्त, तो देखो अगर m1 दिया हुआ है तो m2 क्या हो जाता है, -1 बाय m1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, -1 ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट, दैट इज dy बाई dx, दिस विल बी इक्वल टू -dx बाई dy। तो अगर आपको कभी भी नॉर्मल की स्लोप की जरूरत पड़े तो आप -dx बाई dy निकालेंगे। देखो इसका मैं आपको एप्लीकेशन भी सिखाता हूं, जो मैंने आपको ये वाला सवाल दिया है ना, इसको आप लोग नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली कर सकते थे। आपको इतना समझ आ गया कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा अलोंग नॉर्मल होगा, बोलो हाँ या ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना था बेटा, आपको यहां से कर्व दिया हुआ है ना, यहां से dy बाई dx निकाल लो, किसके बराबर आएगा, 2x। ये हो गई स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -dx बाई dy। -dx बाई dy क्या हो जाएगा, 1 बाय 2x विद माइनस साइन, -1 बाय 2x।
तो ये हो गई मेरी बेटा क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब एक बात बताओ, ये वाला जो भी पॉइंट है अगर ये नॉर्मल के अलोंग चाहिए होगा तो इन दोनों से स्लोप निकाल के इससे इक्वेट कर दूं, कितना आसान हो जाएगा देखना सवाल। स्लोप निकालो इन दोनों से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस हैज टू बी इक्वल टू -1/2x। तो देखो यहाँ पे ना आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x³ क्रॉस मल्टीप्लाई करा शुड बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो अब देखो यहां से आप कहां पर आए हो, 2x³ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया होता तो यही बन जाता क्या। तो देखो इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बहुत इजीली। यहां से आप लोग x की वैल्यू निकालोगे, आपको जो x की वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से पॉइंट पता चल जाएगा और फिर डिस्टेंस निकाल के सवाल खत्म। समझ आ गया। चलो तो हम लोग बेटा कहानी को करते हैं यहाँ पे समाप्त। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे और बात मैं कर सकता था, 1 घंटा 1.5 घंटा और मैं कर सकता था बात। अभी मैंने इस वाले लेक्चर में जितना भी आपका करिकुलम है उसके हिसाब से एप्लीकेशन और डेरिवेटिव बहुत अच्छे से कवर हो गया है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस हाँ और प्रैक्टिस करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे से करने हैं। तो ये चैप्टर से बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है, 4 मार्कर भी आ सकता है, 5 मार्कर भी आ सकता है। तो एक ऐसा चैप्टर है जो कि वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरे के पूरे अब जो 6 चैप्टर्स थे भाई बुक 1 के, वो मेरे कवर करवा दिए हैं अपने चैनल पे। आप लोग को अब एक एक करके वन शॉट से क्विकली सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है, जो भी कॉन्सेप्ट्स में कमी है उसको ब्रश अप करना है और इंप्रूव करना, और उसके बाद मेरी पीडीएफ से सवाल लगाने हैं स्टार्टिंग 6 चैप्टर्स के। उसके बाद बुक 1 को भूल जाओ और बुक 2 पर आएंगे। अब नेक्स्ट आएगा इंटीग्रल्स का लेक्चर। आज हो गया है वेडनेसडे, इंटीग्रल्स का लेक्चर या तो सैटरडे या तो संडे को मैं पक्का डाल दूंगा, इसी महीने में कवर करूंगा, दैट इज माय गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।